साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में आपके डीबीटी जेआरएफ 2026 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और आपको ये भी बता दिया है कि कौन से क्वेश्चन जो है जो आप चैलेंज कर सकते हैं और उसका आपने कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख लिया होगा, ताकि फर्दर अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अपने जो भी कह सकते हैं, अगर आप उस एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो जो भी आपने गलतियां की हैं उनको सीख सकते हैं। जो हमारे बिगनर्स हैं वो समझ सकते हैं किस तरीके से आप एग्जाम में बढ़िया अप्रोच लगा के अच्छे तरीके से पढ़ाई करके एनसीईआरटी पढ़ के बेसिक बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम पर्टिकुलर आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पर, कि पर्टिकुलर अब इस एग्जाम का क्या कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो प्रक्रिया होती है या जो यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का प्रिडिक्शन है। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, अब आप हमसे पूछते हैं तो हमारे पास बहुत पेशेंस है। मैं चाहूँ तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ ना भी बताऊं तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई, जैसे इतना दिन आपने वेट किया है, वैसे एक आध महीना और वेट कर लीजिए तो आपको पर्टिकुलर रिजल्ट आपके आंख के सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं, जिन्होंने तो बहुत अच्छा स्कोर किया है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं उनके पास क्या है कि वो बहुत ही दुविधा वाली स्थिति में रहते हैं कि वो पर्टिकुलर ना एग्जाम पे फोकस कर पाते हैं अपकमिंग एग्जाम के पर। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब उनका मार्जिनल नंबर से रह जाता है तो फिर वो अपने जो नेक्स्ट एग्जाम होते हैं उन पे भी वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो मेरा बताने का उद्देश्य है वो इसलिए है कि एक रेंज के आसपास अगर आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन यही है कि भाई, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम, जो खास तौर से बेहतरीन एग्जाम जो मैं कहता हूँ आपका डीएचआर ब्रेट है, जो कि लास्ट ईयर ये एग्जाम डिले हुआ था, लेकिन इस बार मान के चलिए कि ये एग्जाम हो सकता है कि टाइम से कंडक्ट हो जाए। तो अपनी जो तैयारी है वो उसी प्रकार से जारी रखिए, क्योंकि आपके पास अब डीबीटी जो था वो अब समझ लीजिए कि ये लास्ट डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम था। अब इसके बाद आपको डीबीटी जेआरएफ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि ये अब सीएसआईआर के साथ मर्ज हो गया है। ठीक है, सीएसआईआर और डीबीटी जो है वो एक में हो गए हैं, और इसके अलावा जो आपका दूसरा एग्जाम जो आपके लिए बनता है या बचता है वो आपका डीएचआर ब्रेड, यानी कि जो पहले हम आईसीएमआर जेआरएफ के नाम से जानते थे। तो मेरा सजेशन यही है कि जो बच्चे इसमें बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं, जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, अगर उस नंबर से बिलो आ रहे हैं, उसके आसपास है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम ना देख लें, क्योंकि जो दिन है वो बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब बहुत ही एक एक दिन बहुत ही कीमती है। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इसी वजह से मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आपको बताऊंगा वो भी किसी तथ्य पे आधारित होगा। ठीक है, वो ऐसे कोई हवाबाजी वाला सीन नहीं होगा। मैं प्रॉपर अपने जो भी मेरे पॉइंट्स हैं उनको मैं बताऊंगा कि क्या मैं सोचकर इस कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर रहा हूं। तो बहुत ही धैर्य के साथ सारी चीजों को सुनिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, ये मैंने यहाँ पे कुछ कट ऑफ लगा रखे हैं जो कि आपके कई बार डीबीटी के जो एग्जाम प्रीवियस में हुए हैं। 2019 की जो कट ऑफ है वो मैंने यहाँ पे रखी है। खास तौर से हम कैटेगरी 1 की ही बात करेंगे क्योंकि वो हमारा मेन टारगेट है कि आपको जेआरएफ मिल जाए। तो बेट में जो आपका 2019 की कट ऑफ थी वो 181 थी। और चूंकि 2019 से पहले कुछ जो बेसिक चीजें जो हमारे नए बच्चे हैं वो जान लें, ठीक है, पुराने बच्चे होंगे उनको पता भी होगा, या मैं यहाँ पे कुछ कट ऑफ पे आने से पहले कुछ आपको बेसिक्स चीजें मैं बता देता हूँ कि पहले ये पर्टिकुलर एग्जाम जो था वो केवल और केवल बायोटेक के बच्चे देते थे। ये आपका 2018 से पहले की स्टोरी मैं बता रहा हूँ। तो उसके पहले क्या कट ऑफ गया, क्योंकि वहां पे कट ऑफ जो थी वो थोड़ा नीचे जाती थी, तो उससे हमसे नहीं लेना देना है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन जो था वो थोड़ा कम था। क्यों कम था? केवल और केवल बायोटेक वाले बच्चे दे रहे थे। 2019 में अचानक से जो था वो सभी बच्चों को इंक्लूड किया गया और बहुत सारे बच्चे जो थे वो अवेयर भी नहीं थे। ठीक है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल कट ऑफ जो थी वो 181 तक गई। 2020 की जो कट ऑफ थी वो डीबीटी में पहली बार इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। 236 मायने रखता है 300 नंबर के पेपर में। ठीक है, और ये कट ऑफ जाने का रीज़न था कोविड। कोविड की वजह से क्या हुआ था कि बच्चे एक्यूमुलेट हो गए थे, चाहे वो सीएसआईआर के हों, चाहे वो डीबीटी के रहे हों, चाहे वो आईसीएमआर के रहे हों, मतलब कोई सारे बच्चे जो थे वो बैठे हुए थे। और जो उस दौरान पहला एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो आपका डीबीटी था। दैट्स वाई यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो 236 गई। पेपर जो था वो सबसे ईजी पेपर जो कहा जाएगा वो 2020 वाला ही पेपर था, मतलब डीबीटी का। आपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व किया होगा तो भी आप इस बात से सहमत हो गए। 21 से ये पर्टिकुलर एग्जाम जो था वो एनटीए को हैंड ओवर किया गया। और मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये 2 साल पेपर इन्होंने बनाया था बहुत ही डिसेंट बनाया था। ठीक है, और 2021-22 में जो कट ऑफ रह रही थी वो लगभग 194 जनरल की थी और 186 जो थी वो बेट में थोड़ी सी कम हो गई थी।
ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताऊँ कि 2023 का जो पेपर था, ये भी जो पेपर था वो कह सकते हैं थोड़ा ईज़ी की तरफ ही था, नियर टू ईज़ी था, जहाँ पे कट ऑफ जो थी तब तक बच्चे और टीचर्स भी काफ़ी फ़ैमिलियर हो गए थे इस एग्ज़ाम के पैटर्न से, जिसकी वजह से एक बेहतरीन तैयारियाँ इनिशिएट हुई, उसका परिणाम भी आना शुरू हुआ। और 2023 का जो पेपर था वो मॉडरेट पेपर था, मतलब मॉडरेट क्या कहूँगा मैं, थोड़ा-सा ईज़ी के आस-पास ही कहूँगा। यहाँ पे कट ऑफ जो थी वो 221 थी, जनरल की भी बात कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग कैटेगरी की आपके सामने लगी हुई है, तो उसी हिसाब से आप अपना आकलन कर सकते हैं। 2024 की जो कट ऑफ थी वो 5 नंबर का ही फ़र्क आया, 216 कट ऑफ हुई। और 2025 का भी जो पेपर था वो भी लगभग मैं कहूँगा कि आपके ईज़ी के आस-पास था, और यहाँ पे भी जो कट ऑफ थी वो 218 चढ़ गई, क्योंकि सारे बच्चे जो थे वो बहुत ही अवेयर हो गए। अब मैं बात करता हूँ कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, ठीक है, कितनी फेलोशिप दी जाती है, उस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो उसको भी हम समझ लेते हैं। जो आपकी फेलोशिप की बात कही गई है, जो डीबीटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप विज़िट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो कैटेगरी 1 है, उसमें लगभग 500 फेलोशिप देने की बात की गई है। जिसमें से आप देख सकते हैं 2019 की जो हम कट ऑफ की बात कर रहे थे, जब सबको शामिल भी किया, तो भी केवल 269 फेलोशिप दी गई थी। यहाँ तक फेलोशिप इंक्रीज़ नहीं हुई थी। 2020 में ये 477 तक पहुँचा है, 20 में इन्होंने 21 में 455 फेलोशिप दिया। लेकिन अभी जो करंट में है, ये आपको 500 फेलोशिप का वादा करते हैं, और जो कि इनके एनुअल रिपोर्ट में भी मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लगाया है। ये 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 507 बच्चे क्वालीफाई हुए, और 2025 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 501 एग्जैक्ट बच्चे क्वालीफाई किए। और कभी-कभी क्या होता है कि बच्चों को कम भी क्वालीफाई करा देते हैं, वैसे कुछ-कुछ यहाँ पे 23 में देखेंगे आप, तो यहाँ पे 523 बच्चे क्वालीफाई किए, तो 20-30 जो होते हैं वो प्लस माइनस चलते हैं, तो आप उसमें कुछ भी मतलब क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपने नहीं दिया। वो अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कितने फंड्स अवेलेबल है, उसी हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। अब चूँकि हमें 2026 की कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले इस कट ऑफ को जानने के लिए जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम का लेवल मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या ये एग्ज़ाम का लेवल था? तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत ही, मैं कहूँगा कि मतलब एक तरीके से मैं इसको ईज़ी वाले पेपर में ही रखूँगा, जैसा कि पेपर, ठीक है, जो पेपर अगर आप कंपेयर करना चाहें ना, तो आप बहुत अच्छा कंपैरिज़न आप 2023 वाले पेपर से कर सकते हैं। आप 2023 का पेपर उठा लीजिए और आप 2026 का पेपर उठा लीजिए, ठीक है? मतलब लगभग जो है वो दोनों ही पेपर मुझे लगते हैं कि सिमिलर ही थे, ठीक है? तो जो कट ऑफ बनेगी वो इसी के आस-पास बनने वाली है, 2023 के आस-पास, ठीक है? क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ही ईज़ी पेपर था, ठीक है? अब इसको दूसरे तरीके से भी मैं आपको समझा देता हूँ, तो पेपर का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से बहुत ईज़ी था। आपके सेक्शन बी में जो 50 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने थे 150 में से, डेफ़िनेटली जो बच्चों ने धैर्यपूर्वक किया था, बहुत क्वेश्चन, लगभग ये 50 में तो मैं कहूँगा 30 क्वेश्चन्स ऐसे थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको डिस्कस भी करवाए हैं, सॉल्व भी करवाए हैं। तो यहाँ पे आराम से बच्चों ने 50 निकाल दिया है। अगर हम थोड़ा मार्जिनल एरर लेके चलते हैं तो 2 क्वेश्चन का भी एरर लेके चलें तो 48, या अगर 45 भी मान लें, तो भी ये आपका बी में आप आराम से 45 क्वेश्चन निपटा सकते थे। ए की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन ए में भी आपको पता है कि रीज़निंग वगैरह जो था वो नॉर्मल ही था। ठीक है? इसमें भी आपका 20 से 25 क्वेश्चन आप धैर्यपूर्वक आराम से बना सकते थे, जिसमें से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन तो मैंने अपने वीडियो में ही डिस्कस किया है, ठीक है? उसके अलावा जो थोड़े बहुत रीज़निंग थे, एप्टीट्यूड थे, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो अगर मैं यहाँ पे मोटा-मोटा मान के चलूँ, ठीक है? अगर मैं 45 और 25 जोड़ देता हूँ, तो भी ये आपका 70 क्वेश्चन, यानी कि 70 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 210 नंबर। और अगर मैं ये वाला मल्टीप्लाई करा दूँ कि सेक्शन 1 में, बी में आपने 50 के 50 कर लिए, यहाँ पे 20 या 22 कर लिए, तो भी आप 70 से 72 की रेंज में पहुँच जाएँगे। तो मेरा यहाँ पे कहना है, इस बात को समझाने का जो मेरा सिंपल सा आपको समझाने का जो मेरा पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें 75 क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर सकते थे। मतलब एक डिसेंट स्टूडेंट जिसने ठीक-ठाक पढ़ाई की है, और या मैं कहूँगा बहुत ठीक-ठाक ना सही, अगर उसने 3 महीने भी सही से पढ़ लिए होंगे इस एग्ज़ाम का, या इस एग्ज़ाम का जब नोटिफ़िकेशन आया था, ठीक है? तो उसके बाद अगर इन्होंने इसके पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व किए होंगे, बढ़िया से इन्होंने अपने टीचर से पढ़ लिया होगा ना, तो भी 75 क्वेश्चन आराम से हर बच्चा कर सकता था, ठीक है? और इससे ज़्यादा ही लोगों ने किया है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लगभग 85 से 90 क्वेश्चन की तरफ भी आराम से वो करके, मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने कर दिया है, ठीक है? मतलब हालाँकि तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में है, लेकिन फिर भी जो है 75 से 80 क्वेश्चन जो है वो लगभग सब लोगों के, मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनके लगभग कह सकते हैं कि कम ही हैं, ठीक है? जो मेरी जानकारी में अभी तक आए हैं कि आराम से लोगों ने 70 से 75 क्वेश्चन, या 75 से 80 क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व कर लिए हैं। तो मेरे हिसाब से जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम का जो लेवल था वो बहुत ही ईज़ी था, ठीक है? पेपर भी आपका मई के आसपास हुआ है, तो काफ़ी आपको समय भी मिला है। बहुत लोग इस एग्ज़ाम से फ़ैमिलियर भी हो चुके हैं, तो इसके पैटर्न से भी आप क्लियर हैं।
तो किसी जगह पे कोई ऐसा लूप होल नहीं है कि जिसकी वजह से मैं ऐसा कह सकूँ कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो था वो मतलब बहुत ही ट्रिकी था या बहुत ही हार्ड था, ठीक है? मुझे कोई ऐसा लूप होल ही नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे कट ऑफ होने वाली है, अगर मैं बहुत ही सेफ साइड लेके चलता हूँ, तो अनरिजर्व्ड की ये कट ऑफ जो है वो 220 से 225 नंबर तक जा सकती है। मतलब ये जो आपकी 2023 वाली कट ऑफ है ना, बस आप इसी को ही अपनी कॉपी कर लीजिए, कॉपी पे यही कट ऑफ आपकी बनने वाली है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा वेरिएशन मैं कहूँगा जो कि आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आ सकता है, वो आ सकता है यहाँ पे जो आपका वेरिएशन आएगा, ये कट ऑफ जो होगी वो 200 तक जा सकती है, ओबीसी की भी 200 तक जा सकती है और रिमेनिंग कैंडिडेट्स जो हैं आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स वाले हैं, वो लगभग अपना मान सकते हैं कि उनका 160 के आसपास जो हो सकता है, वो आपका हो सकता है। ठीक है? तो ये बेट 25 की कट ऑफ थी जहाँ पे 196 198 था, लेकिन यहाँ पर जो मुझे लगता है कि जो आपकी कट ऑफ क्रिएट होने वाली है, ये आप लगभग उसमें मान सकते हैं कि जो रिमेनिंग कैटेगरी वाले बच्चे हैं, वो इसको 160 से 170 के पास मान सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी जो मेरे हिसाब से कट ऑफ होने वाली है, ठीक है? तो इतने तक जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि जिनके स्कोर तो भाई 220 से ऊपर चले गए हैं, अगर वो ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तब तो वो बिल्कुल सेफ है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं 215 के ऊपर, अगर मैं सीधा-सीधा मान के चलूँ, 215 के ऊपर जो कर रहे हैं, वो हाथ पे हाथ धर के ना बैठें जब तक अपना रिजल्ट फाइनल जो आपका पीडीएफ रिलीज होगा रिजल्ट का, उसमें जब तक अपना नाम ना देख लें, तब तक ये नहीं है कि हमारा हो जाएगा और हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। तो इसी वजह से मेरा जो आपसे कह सकते हैं मैसेज है, इतने नंबर आ रहे हैं तो आपकी उम्मीद जो है वो आपकी होप जो है वो आपकी बनी हुई है, ठीक है? लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होता है, नहीं होता है, वो आपको लगभग यहाँ से अगर आपके रिजल्ट की हम बात करते हैं, तो वो लगभग 1 मंथ जो है वो आप मान के चलिए कि कम से कम बहुत फास्ट होगा तो 15 दिन आपका एनटीए लेगा, आपका फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज़ करने में और 15 ही दिन जो होगा वो उसके बाद आरसीबी लेगा इसका पर्टिकुलर रिजल्ट डिक्लेयर करने में, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये आपकी कट ऑफ हो सकती है और मोर और लेस यहीं के आसपास होने वाली है। तो जिन बच्चों का इनके आसपास है वो थोड़ी चैन की सांस ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जब तक फाइनल अपना नाम अपने पीडीएफ में नहीं देख लें तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है? तो एक चीज़ ये आप ध्यान रखेंगे और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि हाँ, जिन बच्चों के इसके आसपास मार्क्स हैं या जो बच्चे 180 नंबर के आसपास कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, एक और मैसेज यहाँ से लेकर जाएँ, जो बच्चे 170 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है? या जिन्होंने 200 के आसपास कर लिया है, वो निराश नहीं हो, वो अपने पर्टिकुलर नेक्स्ट एग्ज़ाम आईसीएमआर जेआरएफ पे लग जाए क्योंकि डीबीटी और आईसीएमआर का जो पैटर्न होता है वो मोर और लेस सेम होता है। तो जो आपने डीबीटी में तैयारी किया है, वो आपको आईसीएमआर में बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा करेगा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में लग जाइए और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सीएसआईआर तो देने को मिलेगा ही, ठीक है? तो ये एक मुख्य मेरा मैसेज था कि भाई अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, जो आप पढ़ेंगे वो वेस्ट नहीं जाएगा। इस एग्ज़ाम में ना सही आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा करेगा। तो ये हमारा कट ऑफ का प्रेडिक्शन का वीडियो था। आशा है कि सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, जितने भी आपकी क्वेरीज़ थी, जो भी आपकी पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से आंसर कर दिया होगा। आपको ये कट ऑफ से आप हो सकता है आप हमारे सहमत हो, असहमत हो, जो भी हैं अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है? और कट ऑफ जो कि एक आपका कोई ये नहीं कह सकते हैं कि यही होने वाला है, ये जस्ट एक असम्पशन है, हो सकता है ये सही हो सकता है ये ना सही हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने अपनी सारी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं और अगर आप कुछ नंबर से अगर आपका रह जा रहा है या आप नए एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं मेंबरशिप का ऑप्शन लेके। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। बाकी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने हित मित्रों में ज़रूर साझा करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।